फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास। क्या है, पर्वत मतलब माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज में जो रहता है उनके पास प्लेन एरियाज हैं, जंगल हैं। तो अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी ना ये सारी चीजों को भी अपने साथ लेकर के चलता है। तो एक प्रॉपर एवोल्यूशन वाला स्टेज आपको बताता है। वो बताता है कि यार किस तरीके से चीजें यहाँ पे ग्रो की, किस तरीके से चीजें यहाँ पे बढ़ी हैं, और कैसे नेचर और ह्यूमन के बीच का एक रिलेशनशिप चेंज हुआ है, बदलता हुआ है। तो ए से लेके बी तक का पॉइंट क्या, एक स्पेस कैरी कर रहा है। इसको आप स्पेशियल रेफर कर सकते हैं, राइट। स्पेस कैरी कर रहा है। अब इस स्पेस को हम टाइम के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं कि अगर ए से बी जाऊंगा तो मैं 2 घंटे में जा सकता हूं प्लेन से, 17 घंटे लगेगा ट्रेन से। क्या हाल चाल, कैसे सही बच्चे आए हो? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे यार। काफी सारे बच्चे शायद ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट उड़ान बैच में से पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे यार नए भी होंगे जिन्होंने शायद पहली बार में को इस प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। तो बच्चा बाड़ी ऐसा है कि आपसे कुछ टाइम पहले, यानी 1-2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त बात बताने के लिए, दैट वाज द लॉन्च ऑफ विजय बैच। तो कैसे सभी बच्चे आए हो? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ के अंदर। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका वापस से आपके बेहतरीन प्लेटफॉर्म, यानी आपके द वन एंड ओनली ओजी प्लेटफॉर्म, यानी फिजिक्स वाला के ऊपर, और आपके बहुत ही बेहतरीन 8 साला चैनल के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल। शायद बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे शायद नहीं भी जानते होंगे, है ना। तो यार सभी बच्चों को एकदम दिल से हार्टली वाला वेलकम है। अब जब मैं लास्ट क्लास ले रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर जैसे क्लास 10 के अंदर यार वो जो आपने बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट सिखाए थे ना हमको, एकदम डॉगेश वगेश वाले, तो वैसे ही क्लास 11 में भी लेकर के आना। फिलहाल आज तो नहीं लेके आया हूं मैं, है ना, लेकिन आपसे मुलाकात जरूर होगी उन सारे बालकों की, बिकॉज आप बस दिल थाम के बैठो यार। आपके जो आने वाले जो टेक्निकल चैप्टर्स हैं उसके अंदर वो सारे लोग ना, बहुत सारी जो आपका परिवार था, पुराना परिवार है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला एकदम ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज का जो पहला वीडियो है अपना बेटा, ये एक ऐसे चैप्टर के बारे में है जहां पे एग्जैक्टली आपको कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है। सिंपल सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो जो पहला चैप्टर है आपका, जब आप नए नए आते हो, जब कहीं भी आप नए इलाके में जाते हो, तो बहुत जरूरी होता है कि उस इलाके से आपको मतलब रूबरू होना, उस इलाके को जानना पहचानना कि उसमें क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। ये सारी बातें अगर आप जान लोगे तो बेटा आप ऑब्वियस सी बात है आप उस इलाके को पूरी तरीके से अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे, अच्छे से वहां घूम पाओगे। और बस इसी चीज को यहां पे पॉइंट बना करके आप देखेंगे बच्चों, तो हमारे जो सीबीएसई वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले जरूरी है ये समझा देना कि ज्योग्राफी अभी वो सोशल साइंस वाला नहीं रहा, समझे। तो ज्योग्राफी वो नहीं रहा जो सोशल साइंस के साथ रहा करता था। अभी ज्योग्राफी बन गया अलोन सब्जेक्ट। अब इसको चाहिए फुल इज्जत, फुल रिस्पेक्ट। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो भाई ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियोस, यानी बुक 1 बुक 2 दोनों में आपको पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। जो आपके सिलेबस है, आपको पता है आपको पास एक रेशनलाइज किताब है, तो उसी एनसीईआरटी को प्लीज फॉलो करिएगा। और फटाफट से इस वीडियो के अंदर आज हम करेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना मतलब अंग्रेजी के साथ साथ, देखिए इंग्लिश में तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मल सी बात है आम बोलचाल वाली हिंदी में भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर ज्योग्राफी में हमारे पास ना, हमारे स्कूल के अंदर थोड़ा हिंदी विंदी में चल रहा है ज्योग्राफी, है ना, तो थोड़ा सा यार हिंदी में भी बता दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों का ऐसा डिमांड रहता है। तो बच्चों आप लोगों के लिए ना कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस लेक्चर को, बहुत सिंपल तरीके से इसको, जैसे हम लोग जैसे पहले बैचेस में पढ़ा करते थे उड़ान वगैरह के अंदर, तो अपने सिंपल इंग्लिश वाले तरीके से पढ़ेंगे, यानी बढ़िया सिंपल सिंपल पॉइंटर्स होंगे अपने अंग्रेजी वाले, उसको मैं बढ़िया मजेदार अंदाज में तुम्हें समझाऊंगा। और उसको समझने के बाद आती है बारी इस चैप्टर को रिकॉल करने की, रिवाइज करने की, तो उसको हम लोग यहां पे ट्राई कर लेंगे किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ हमारा अपना एनसीईआरटी का पीडीएफ। तो भाई एनसीईआरटी एकदम साफ लेकर के आया हूं आपके लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे बेटा आपको पेपर में इसी किताब को पढ़ के जो है अपने आंसर्स लिखने हैं, बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यार जब हिंदी में रिवाइज कराया जाए बच्चों को, तो बता दिया जाए कि देखिए एनसीईआरटी का ये वाले पार्ट से आप पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी से मतलब बढ़िया से अपना तैयारी आप कर सकते हो, राइट। तो अभी आपकी एनसीईआरटीज भी थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, थोड़ी बढ़िया हो जाएंगी। तो चलो बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, फिलहाल हम लोग वापस आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब यहां पे डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं कि चुपचाप शांति से बैठे रहो। डिसिप्लिन का मतलब है बेटा एक प्रॉपर सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी को आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे पढ़ते हो, और ज्योग्राफी किन किन चीजों से रिलेटेड है यह आज आपको पता चलेगा बेटा हमारी इस पर्टिकुलर क्लास में। आपको याद होगा क्लास 10 के अंदर मैं कई बार कहता था कि दोस्तों ज्योग्राफी एक अपने आप में एक साइंस है यार, ठीक है, एक ऐसा साइंस जो कई सारी चीजों से यहाँ पे रिलेट होता है। तो आइए बात करते हैं फटाफट से ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी साइंस कैसा है और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। लास्ट में कुछ एनसीईआरटी के बढ़िया सवाल भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा भाई मैं, ठीक है। चलिए, जिसका आंसर ऑब्वियस सी बात है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात कि ज्योग्राफी क्या है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह हमको पढ़ना है,
जब हमने ह्यूमैनिटीज ले लिया। क्या ले लिया हमने? ह्यूमैनिटीज, या कह सकते हैं आर्ट्स ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, ज्योग्राफी को भी एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग नजरिए से पढ़ना है। क्लास 10 तक क्या था बेटा, आप सभी लोग ज्योग्राफी को सोशल साइंस का पार्ट समझ के पढ़ते आए। देख रहे हो? हाँ, तो कुछ बालक जो थे कहते थे अरे सर एसएसटी बहुत बोरिंग है सर, ज्योग्राफी सर याद नहीं होती सर, ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे सर। अब कुछ बालक ऐसे थे जो कहते थे भैया सर ज्योग्राफी बहुत बढ़िया लगती है हमको, हम तो आगे चल के ह्यूमैनिटीज लेंगे। अब वो सारे बालक ह्यूमैनिटीज में आ गए। तो देखो ऐसा है बालक, तो जो क्लास 10 तक तुम ज्योग्राफी को एज अ सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते आए हो, वही ज्योग्राफी को अभी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, एक चीज हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं, फिनोमिना का मतलब होता है कोई इवेंट, कोई भी चीज जो हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्लाइमेट, है ना, मान लेते हैं वेदर, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी इलाके में लोग जो है किस पैटर्न में रहते हैं। तो ये सब क्या है बेटे, अपने आप में फिनोमिनाज है, किसी चीज के फीचर्स है, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमें इस बात के अवेयरनेस तो है ही है कि ज्योग्राफिकल नेचर के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है? एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो दुनिया में काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो बेटा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब चाहे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करिए, मतलब जो आपके आसपास मौजूद है, पेड़, नदी, पर्वत, पहाड़े, है ना, पहाड़ वहाड़, ये सब क्या है, ये सब हमारे एनवायरनमेंट के तो पार्ट है। और ये सब की स्टडी आप कहाँ करते हो? सब की स्टडी हम लोग करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो दुनिया में देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और इन्हीं को रिलेट करके पढ़ाना जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं ज्योग्राफी का काम है। और अब हम इसी ज्योग्राफी को जो है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास। क्या है, पर्व मतलब माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज में जो रहता है उनके पास प्लेन एरियाज हैं, जंगल हैं, फिर आपके पास प्लेट्यूज हैं। तो ये जितना भी सब कुछ है, क्लाइमेट है, वेदर है, तो हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है अर्थ का, प्लस हम जो एक्टिविटीज करते हैं, हमारे बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, हम एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, कैसे डिपेंडेंट है, ये सारी बातों को हम लोग कहां जज करेंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये कैसे रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी की क्या क्या ब्रांच होती हैं, ज्योग्राफी में हम किन किन बारे में पढ़ते हैं, यही सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो है बेटा क्या कहलाता है आपसे। ठीक है? नंबर 1 देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आप मेरे से कई बार क्लास 10 में एक सवाल करते थे, सर एसएसटी क्यों पढ़नी चाहिए। अब मैं आपसे एक और सवाल करूंगा यहां पे, सर ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ज्योग्राफी लाइफ में बहुत काम आती है। तो आइए समझते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के कारण क्या। देखिए नंबर 1, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच का इंटरेक्शन को एक्सप्लोर करना। जो ज्योग्राफी के एक्सप्लोरर्स थे, है ना, यानी वो लोग जो ज्योग्राफी को कई बार पढ़ा करते थे, या आप सिंपल भाषा में समझो कि अगर मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है तो सबसे पहला उसका कारण है कि मैं एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकता हूं ह्यूमंस और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। तो पहला कारण कि ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट से जो आपका इंटरेक्शन है, जो आपका रिलेशन है, जो आपका रिश्ता है उसके साथ, उसके बारे में थोड़ा एनालाइज कर सको, उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है? तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, फिर अलग अलग क्लाइमेट्स के प्रति जो है आप कैसे अडाप्ट होते हैं, फिर हमारे सोसाइटी के अंदर कई सारे कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आपको याद है दोस्तों, क्लास 10th में जब हमने चैप्टर पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड सोसाइटी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला, तो हमने एक बात समझ में आई थी कि यार देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो लोगों का रिलेशनशिप है नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो बहुत अलग अलग है। कभी आपने देखा होगा कुछ जो आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो पूरी तरीके से आज भी नेचर डिपेंडेंट होते हैं, नेचर को बड़ा वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसको बड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हमारा ये जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ, इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी। दूसरी बात, चेंजेस ओवर द टाइम। ज्योग्राफी यहां पे हमको यह समझने में मदद करता है कि लोग और चीजें कैसे बदली हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आज फॉर एग्जांपल जब तुम जुरासिक पार्क मूवी देखने जाते होगे, वही वाली मूवी जिसमें घाव तक डायनासोर आता है जो जुबा केसरी खाने के बाद जो है आदमी लोगों को परेशान करता है, तुम देखा जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क में डायनासोर है बेटा, वो जुबा केसरी का बहुत तगड़ा फैन है। ठीक है? तो वो कहता है बोलो जुबा केसरी हो ऐसे करके। तब देखोगे तो ये जो जुरासिक एजेस है या आइस एजेस है, ये सब क्या है, बहुत पुराने जमाने के फिनोमेना से। लेकिन ये आपको पता कैसे चले, जब आपने ज्योग्राफिकली इसका स्टडी किया। तो सिंपल सी बात है, आप देखोगे ह्यूमंस का एवोल्यूशन वो भी काफी हद तक रिलेटेड है। तो अगर आप देखोगे कि ज्योग्राफी जो है हमें ये बात समझने में मदद करता है कि प्लेसेस एंड लोग कैसे चेंज करते हैं अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। अब ये फैक्टर टेक्नोलॉजी हो सकता है या और भी बदलाव हो सकते हैं नेचर के अंदर, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। फिर मैपिंग करना एंड विजुअलाइजिंग करना। ज्योग्राफी हमें यह सिखाता है कि बेटा मैप्स को रीड कैसे किया जाता है और मैप्स को बनाया कैसे जाता है। ठीक है?
बिकॉज अगर आप देखोगे तो मैप्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे अर्थ के सरफेस को यहाँ पे स्टडी करने का। अगर आप अर्थ के बड़े से इलाके को स्टडी करना चाहते हो, उसके बाद नक्शा अगर आप उठा लीजिए तो आप नक्शे से बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सी सेटलमेंट्स हैं, कौन यहाँ पे रहता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की डेवलपमेंट हुई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एक नक्शे से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो मॉडर्न टूल्स आ गए आज के टाइम पे, जिसको हम जीआईएस कहते हैं, यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर कार्टोग्राफी हो गया। मतलब पहले क्या होता था, जब हाथ से नक्शा बनाया जाता था, अभी क्या आप कंप्यूटर पे क्रिएट करके उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर से जो है आप ये नक्शे डिजाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया यार, हमारी मैपिंग स्किल्स को काफी बढ़ा दिया है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी ने हमें जो नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, उसको हमें यहाँ पे डेवलप करके दिया है, ठीक है। कैसे यार, ऑब्वियस सी बात है, आप अलग अलग जगहों के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए भारत में फॉर एग्जांपल कहीं पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीरा मिल जाता है, हीरे की कोई डिपॉजिट्स मिल जाती हैं। अब उस हीरे की डिपॉजिट्स को निकालने के लिए बहुत जरूरी ना कि हीरे की क्वालिटी का अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। फिर यह पता लगाना कि किसी रिसोर्स का मैपिंग कैसे किया जाता है, मतलब वहां का पूरा निरीक्षण कैसे किया जाता है, फिर उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीजें आप एक्चुअली कहां अंडरस्टैंड करते हो, ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करते हो बेटा आपके ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी आप कह सकते हैं आपके नेशनल डेवलपमेंट या फिर कल्चरल डेवलपमेंट या फिर जो देश का हमारा डेवलपमेंट है बेटा, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि आप उसमें कंट्रीब्यूशन दे सको, उसमें मदद कर सको, उसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा स्किल देता है। तो ये बड़े बड़े कारण हैं जिसके चलते हमको ज्योग्राफी को यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। तो क्या पढ़ा हमने, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को समझने के लिए, फिर जो बदलाव हुए पिछले कई सालों में उसको समझने के लिए, फिर विजुअलाइज और मैपिंग यानी मैप्स क्रिएट करने के लिए, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी देश का उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से आप देखोगे ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे कुछ बेहतरीन से ऐसी चीजों को जिससे आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, मतलब जिसको आप शायद बहुत पहले पढ़े भी होंगे या बहुत पहले जानते होंगे। सो मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने धरती की, बिकॉज धरती मेरी माँ है। सुनील शेट्टी का डायलॉग याद है तुम्हें, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर 1 धरती के बारे में। अब आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, एकदम से धरती पे क्यों कूद गए। भैया कूद इसलिए गए हैं बिकॉज आपको याद है हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन, यानी दोनों के बीच का जो है ना एक डिपेंडेंस वाला रिलेशनशिप है। और अगर आप देखोगे तो अगर आपको ये समझना है तो बहुत जरूरी है अपने एनवायरमेंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे किसकी, धरती मेरी माँ की। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द अर्थ आवर होम, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो धरती क्या है बेटा, हमारा घर है, साथ ही साथ जो है कई सारे जीव जंतुओं का भी घर है, छोटे बड़े, है ना, जो कि कहाँ रहते हैं, धरती के अर्थ पे, सरफेस पे रहते हैं। अर्थ उनको पालती है, उनको रिसोर्सेज देती है, ठीक है। लेकिन मजे की बात पता है क्या, कि अर्थ का जो सरफेस है ना बेटा, यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा होना, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस क्या है भैया, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है अर्थ के पास। माउंटेन्स है, हिल्स है, वैलीज है, प्लेन्स है, प्लेट्यू, हिंदी में प्लेट्यू को हम पठार क्षेत्र कहते हैं, राइट। ओशंस है, महासागर हैं, लेक्स हैं, ताल हैं, डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, ठीक है। विल्डरनेस मतलब बहुत सारा इलाका खाली खाली भी है। तो अर्थ के ऊपर ना बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप देखोगे इवन जो सोसाइटी है, हमारे जो कल्चर है लोगों के, उसमें भी आपको बेटा बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ज्योग्राफी का, उसको हम कहते हैं कल्चरल ज्योग्राफी। तो कल्चरल ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोगों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे वो रहते हैं, उनका खाना पीना कैसा रहता है, क्या ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ स्टडी करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो हम लोग कहां पढ़ रहे होते हैं बेटा, हमारे ज्योग्राफी के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारी अर्थ क्या है, हमारे लिए भी घर है, और बहुत सारे क्रीचर्स के लिए यहाँ पे दे आ रहा होम, राइट, जो उनको पालती है ना, एक मम्मी की तरह, एक माँ की तरह। जैसे हम लोग की मम्मा जो आप देखोगे हमारी देखभाल करती है ना, तो वैसे जो हमारी मदर अर्थ है वो हमारे ह्यूमंस के और बाकी क्रीचर्स की देखभाल करती है, राइट। बट हमारी अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे विलेजेस हैं, सिटीज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, मार्केट्स हैं, ऐसे फीचर्स भी अपने आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। चले नाउ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब ह्यूमंस स्टार्टिंग में, बहुत पुराने जमाने के जब अर्ली बींग्स हुआ करते थे, अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, जब हम लोग हो ऐसे करके चलते थे, तो जमाने में हम लोग क्या थे कि बहुत ज्यादा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग नेचर से बहुत डरते थे यार, है ना। बारिश आ गई धो ऐसे करके आप डर गए, है ना। तूफान आ गया, आपको लगा कोई आपको डांटने वाला है, मारने वाला है। सो यू यूज्ड टू बी फेयरफुल ऑफ द नेचर, आप बहुत घबराते थे नेचर से, प्रकृति से। फिर क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आपका बीतता गया, लोग जब एडवांस हुए, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ी, तो हमने देखा कि हमने क्या किया
नेचर के इन एलिमेंट्स को यूज करके, प्रकृति की इन चीजों को यूज करके कई सारी चीजें यहाँ डेवलप करनी। आज आप देखो जमीन की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग रोड्स बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, विलेजेस होते हैं हमारे, ठीक है, फिर हम लोग सी पोर्ट बनाते हैं समुद्र के किनारे। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो आज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं और ये हमारे कल्चरल डेवलपमेंट की एक बढ़िया कहानी बयान करता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिलता है बेटा, ये क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है हमारी रिलेशनशिप को किसके बीच में, फिजिकल एनवायरनमेंट और हमारे ह्यूमंस के बीच में, हमारे सोशल एंड कल्चरल फीचर्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। तो हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये इंटरैक्शन आपको तभी समझ में आएगा। तो पहले हमने ये पढ़ा कि यार जो अर्थ है हमारे लिए घर जैसा है, हमारे लिए होम जैसा है, और यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं ना, हम भी रहते हैं, प्लस और भी कई सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब रहते हैं, और सबका आपस में एक जबरदस्त वाला डिपेंडेंस है। हमारी अर्थ के बहुत सारे वेरिएशन, हमारी अर्थ एक जैसी नहीं है, इसमें मल्टीपल फिजिकल फीचर्स है ना। और अगर आप देखोगे तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमने क्या किया हुआ है कि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए और टेक्नोलॉजी की मदद से काफी सारी चीजों को बिल्डअप कर दिया है, तो जो हमारी कल्चरल हिस्ट्री बयान करता है। तो अगर आप देखेंगे बच्चे तो ये जो वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं, जो डेवलपमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है बताने के लिए कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर पे, प्रकृति पे डिपेंडेंट है, और वैसी प्रकृति भी जो है हमसे काफी हद तक जुड़ी हुई है। और ये सारी चीजें आप कहां सीखते हो? सारी चीजें आप सीखते हो ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, जिसको आप हिंदी में भूगोल शास्त्र कहते हैं। राइट बच्चावाड़ी? चलिए अब आगे बात करें। अब सवाल ही उठता है कि सर आपने बहुत देर से ज्योग्राफी 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 कर लिया, अब ये ज्योग्राफी जो टर्म है, ज्योग्राफी ये जो शब्द आया है सर, ये किधर से आया है सर? आपने रखा है क्या सर? आपके ताऊ ने रखा है? अरे नहीं भैया, ना हम रखे हैं, ना हमारे ताऊ रखे, ना डॉगेश्वर रखा है। अभी डॉगेश्वर क्या है तुम्हें अगले चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते, जो जानते हैं उन तो जानते हैं। तो ना ही विधायक जी ने टर्म रखा हुआ है। तो बेसिकली ज्योग्राफी जो टर्म है बेटा, अगर हम सीधी भाषा में समझे तो अर्थ का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जब आप अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में समझते हो, वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में समझते हो और कई सारे प्रोसेसेस के बारे में समझते हो, उसी को हम कहते हैं ज्योग्राफी या फिर भूगोल शास्त्र। राइट? अब अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का जो टर्म है सबसे पहली बार किसने बनाया था? एक इराटोस्थीन्स नाम के एक ग्रीक स्कॉलर है, ठीक है, तो एक बड़े जबरदस्त ज्योग्राफर थे पुराने जमाने में। तो इनका नाम था इराटोस्थीन्स, ग्रीक बंदे थे, है ना। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आप समझ सकते हैं लगभग इतने साल रहे थे ये, ठीक है। तो यहां पे दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है। तो ग्रीक लैंग्वेज में जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है जियो का मतलब? अर्थ। और ग्राफोस का मतलब होता है अर्थ का वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन करना किसी चीज का, ठीक है। तो जियो और ग्राफोस, तो आपने क्या किया यहां पे? अर्थ का यानी पृथ्वी का जब डिस्क्रिप्शन किया तो वहां से क्या मिल गया आपको? वर्ड, दैट इज जियोग्राफी, ठीक है। तो जियो मतलब हो गया अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब हो गया किसी चीज का वर्णन करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना। तो मिला करके क्या बन गया बच्चों? ये मिला करके बन गया जियोग्राफोस। तो हमने क्या पढ़ा? किसने बनाया है सबसे पहली बार ये टर्म? ये थे ग्रीक स्कॉलर, ठीक है, ग्रीक बंदे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे बहुत ज्यादा। स्कॉलर का मतलब होता है जो किसी विषय को पढ़ता हो बहुत डिटेल में, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। तो इनका नाम था इराटोस्थीन्स, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया, डिवाइन किया था सबसे पहली बार ये टर्म, जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। यानी जियो का मतलब हो गया पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफोस का मतलब हो गया उसका डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। तो सीधी भाषा में अगर हम कहें तो क्या है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में? चलिए आइए बात करते हैं आगे। अब कई सारे लोगों ने ज्योग्राफी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे कुछ लोग ज्योग्राफी को डिफाइन कैसे करते हैं? कहते हैं कि भैया ये पृथ्वी का वर्णन है, बिकॉज पृथ्वी क्या है बेटा? घर है। किसका घर है? हमारे ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो होम इज द अबोर्ड। अबोर्ड बहुत प्यारा शब्द है, अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो कभी तो समझ जाइएगा। अबोर्ड का मतलब होता है होम। कि हम बात कर रहे हैं बेटा धरती की, धरती किसका घर है? हमारी ह्यूमन बींग्स का। तो कई सारे लोग जो है यहाँ पे स्कॉलर्स ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी पृथ्वी का वर्णन ह्यूमंस के घर के फॉर्म में। इसे भी कई बार आप ज्योग्राफी कह सकते हैं, ठीक है। अब अर्थ क्या है बेटा? मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशन है। अर्थ के बहुत सारे आपको देखोगे मल्टी अलग अलग डायमेंशन आपको दिखाई देंगे, अलग अलग पार्ट्स है हमारे अर्थ से रिलेटेड, अलग अलग थियरीज है। और इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से अर्थ को स्टडी करते हैं। जैसे जियोलॉजी है, जब आप मान लीजिए आपको रॉक्स वगैरह का स्टडी करना होता है, आप जियोलॉजी को रेफर कर सकते हैं। पीडोलॉजी है, सॉइल स्ट्रक्चर वगैरह को आप जब पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी है, ओशंस की स्टडी आप करते हैं। बॉटनी हो गई, बॉटनी में आप प्लांट्स वगैरह की स्टडी करते हैं। जुआलॉजी हो गई, जब एनिमल्स वगैरह की स्टडी करते हो। मीटरोलॉजी हो गई, जो आपके जो आपके फिनोमेना होते हैं हमारे ना, जहाँ पे मीटियोर्स वगैरह अगर आप देखो, जो आपका वेदर वगैरह होता है उसको हम लोग पूरा स्टडी करते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे और भी कई सारे नंबर ऑफ स्मॉल सिस्टर डिसिप्लिन मतलब और भी कई सारे रिलेटेड सब्जेक्ट आपको सोशल साइंस में दिख जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस मतलब
वही आपका पॉलिटिक्स वाला। एंथ्रोपोलॉजी है जहां पे आप देखोगे कई सारा मतलब ह्यूमन वगैरह के अंदर भी आप स्टडी करते हो। तो इस तरीके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं बेटा अर्थ के सरफेस के, जो हम यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 कि हमने ज्योग्राफी को डिफाइन किया। फिर हमने ये देखा कि अर्थ के ना मल्टीपल डिमेंशन है, यानी मल्टीपल आप कह सकते हो चीजें हैं जो अर्थ से, पृथ्वी से हमारी जुड़ी हुई है। और उन चीजों को आप कई बार जो आप देखेंगे ना अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर्म में, है ना, अलग अलग तरीकों से स्टडी करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओशियंस के बारे में, महासागर के बारे में आपने पढ़ना है तो उसको एक अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, ऑब्वियस सी बात है यार, अर्थ पे रहने वाले लोगों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो राजनीति की वजह से भी आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे पूरी सोसाइटीज में, हमारे समाज के अंदर, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए फिर ज्योग्राफी देखिए बाकी साइंसेस से थोड़ा सा डिफरेंस भले ही है, अपने मेथड्स की बात करें, जिस तरीके ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है, जो उसका मैटर है, जो उसके अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि नो डाउट अगर हम इंडिविजुअली ज्योग्राफी की बात करें तो बाकी जो इसके साइंसेज हैं, बाकी जितने भी साइंस हैं, उनसे उसका मेथड पढ़ने का, समझने का, मैटर उसका थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप देखेंगे तो बाकी चीजों से काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने तभी आपको समझाया ना कि हो सकता है कि डायरेक्टली ज्योग्राफी वहां इस्तेमाल नहीं की जा रही हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप देखेंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ज्योग्राफी देखने को मिलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग बॉटनी में पढ़ रहे हैं। बॉटनी क्या है बेटा? बॉटनी है प्लांट्स के बारे में पूरा स्टडी, आप पूरा प्लांट्स का स्ट्रक्चर सब पढ़ते हो। प्लांट्स किसका पार्ट है? फिजिकल एनवायरनमेंट का, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जो आपके आसपास का पर्यावरण है, उसकी स्टडी आप कहां करते हो? ज्योग्राफी यानी भूगोल के अंदर। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि हो सकता है कि कई बार ज्योग्राफी डायरेक्टली कहीं कनेक्टेड ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों से जुड़ी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ जिसे आप कहते हैं हिंदी में, अब उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती है, उसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। तो जनरली उसका एक अपना साइंस का ब्रांच है जहां पे लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, मिनरोलॉजी वगैरह जिसको आप कहते हो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली मिनरल्स भी किसका पार्ट है आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का भी पार्ट है वो, उसके अंदर भी हम स्टडी करते हैं। बिकॉज मिनरल्स कहां आकर करते हैं? मिनरल्स मिल तो आपको पर्यावरण में रहे ना, मिल तो आपको प्रकृति में रहे, तो आप कहीं ना कहीं उनकी स्टडी तो ज्योग्राफी में करोगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी ना बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, जो अपने अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स को समा के चलता है, जो अपने अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलता है। आप आगे पढ़ोगे कि ज्योग्राफी के इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। चलिए नाउ, तो ज्योग्राफी क्या करेगा? अपना डेटा कहां से निकालेगा? सारे नेचुरल और सोशल साइंसेस से, एंड फिर ट्राई करेगा उसको बढ़िया से एनालाइज करने का, उसको बढ़िया से स्टडी करने का। अच्छा, तो ये तो हो गई बात। अच्छा, 2 बार हो गई बात, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। चलो कोई नहीं यार, हो सकता है स्लाइड रिपीट हो गया होगा, तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलिए लेट्स मूव फर्दर। हाँ भाई, होता रहता है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी दिक्कतें होती रहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और ज्योग्राफी क्या पढ़ता है? ज्योग्राफी और क्या स्टडी करता है ना, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे ना बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी डिफरेंसेस, विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी, है ना। किसमें? फिजिकल एनवायरनमेंट में, साथ ही साथ कल्चर के अंदर। फिर बेहतर है कि ज्योग्राफी को यहाँ पे कई बार एरिया वाइज भी डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा जाए, है ना। एरिया वाइज डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर सिलेक्टिव इलाके को स्टडी किया एकदम डिटेल में, उसका डेटा बनाया बढ़िया से, है ना, उसका पूरा एनालिसिस निकाला। अब देखिए हर एक जगह जो हमारी अर्थ पे बेटा बहुत डिफर करती है, एक दूसरे से बहुत अलग है ना, उसके फीचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है। अब चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करिए, चाहे वहां के कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करिए, तो दोनों तरीके से आप देखोगे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसे कहते हैं कि यार बेहतर है कि आप इसको ना एरियल डिफरेंशिएशन, मतलब एरिया वाइज जो है ना, इसको डिफरेंशिएट करके अलग अलग तरीके से इसको पढ़ने का ध्यान दें, ठीक है। सोचें तो ज्योग्राफर क्या करते हैं बेटा? वेरी वेरी सिंपल। ज्योग्राफिकर्स जितने भी अपने ज्योग्राफर्स होते हैं, मतलब जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल शास्त्री कहते हैं जिन्हें हम, ठीक है, ये सिर्फ वेरिएशंस को ही नहीं पढ़ते। मतलब ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पर्टिकुलर फिनोमेना के अंदर क्या वेरिएशन है, क्या वैरायटीज है, उसी को पढ़ रहे हो, पर साथ ही साथ बेटा वो जिन चीजों से रिलेटेड है, जो फैक्टर्स की वजह से वो चीजें हो रही हैं, ये उनको भी स्टडी करते हैं। तो अगर आप एक ज्योग्राफियर, एक ज्योग्राफर हो, आप एक भूगोल शास्त्री हो, आप भूगोल पढ़ रहे हो, तो बहुत जरूरी है यार कि आप ये नहीं, कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि इस साल जो था गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी और मानसून हमारे बहुत कमजोर है, मानसून बहुत वीक है। अब मानसून ऑब्वियस सी बात है पूरे दुनिया भर में नहीं आते, है ना। मानसून आते हैं आपके एशिया वाले साइड पे ज्यादातर। अगर हम मोटा मोटा अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ें तो इक्वेटर से लगभग 20 डिग्री अगर आप नॉर्थर्न हेमिस्फेयर चले जाइए और 20 डिग्री आप चले जाइए आपके सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये जो इलाका है बेसिकली मानसून एक्सपीरियंस करता है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मानसून इस बार काफी लेट हो गया, काफी वीक हुआ, बारिश उतनी नहीं हुई, तो एक जो ज्योग्राफी पढ़ने वाला बंदा है पता है वो क्या करेगा? वो ये नहीं पढ़ेगा कि मानसून क्या होता है, मानसून के फैक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं।
वो पहली बात स्टडी करेगा कि यार मॉनसून इस पर्टिकुलर एरिया में काफी लेट है, काफी देर से आ रहा है ना। फिर वो ये भी स्टडी करेगा कि मॉनसून का वेरिएशन कितना ज्यादा है, लास्ट ईयर कैसा था, इस साल कैसा है। फिर वो ये भी स्टडी करेगा कि इस बार फैक्टर्स क्या है, ऐसा क्या हो रहा है बाकी जगहों पे जिससे भाई इस साइड के मॉनसून पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये स्टडी करेगा कि किस एरिया में मॉनसून स्ट्रॉन्ग, किस में वीक, फिर क्या क्या रीजंस हो रहे हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, वो हर एक चीज को एनालाइज करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी जो है ना, सिर्फ मतलब एक ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर चले। ज्योग्राफी ना बहुत वाइड वैरायटी से चीजों को स्टडी करती है। फिर अगर मैं बात करूं, एक इसका कुछ और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जो क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, जिस तरीके से आप क्रॉप ग्रो करते हो, हर एक इलाके का अलग होता है। बट ये जो वेरिएशन है क्रॉपिंग पैटर्न का, कि इस इलाके में राबी होता है, इस इलाके में खारिफ होता है, इस इलाके में अलग क्रॉप्स होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है बेटा यहाँ पे सॉइल हो गई, क्लाइमेट हो गया, वहां का डिमांड क्या है मार्केट की कैसी, ठीक है, फिर फार्मर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, टेक्नोलॉजी कैसी अवेलेबल है। तो जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की ना, तो हम सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं मिला करके, ठीक है। चलिए, इसीलिए कहा जाता है इसको ना एकदम कोलैबोरेटिव टाइप का स्टडी है ये। फिर अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी यहां पे कॉज, कारण और उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव, दोनों को यहां पे स्टडी करता है कि कारण क्या था भैया, उसका प्रभाव क्या था, साथ ही साथ और एक ज्योग्राफर क्या करेगा, दोनों ही बातों को समझाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना, चाहे वो नेचुरली प्रकृति में हो रहा हो, फिजिकल फिनोमेना हो, या फिर ह्यूमंस की वजह से कॉज्ड हो, बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है। डायनेमिक होता है मतलब बदलता रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज से 50 साल 60 साल पहले जो भारत के किसी इलाके का क्लाइमेट या टेम्परेचर रहा होगा, हो सकता है उसमें थोड़े बहुत बदलाव आज आपको देखने को मिले। या आज से 70 साल पहले जिस प्रकार का डेवलपमेंट हमारे किसी एशियन कंट्री में रहा होगा, उसके मुकाबले आज आपको हो सकता है शायद बहुत ज्यादा अलग देखने को मिले। तो मतलब चीजें ना बहुत डायनेमिक है, चीजें बहुत चेंजिंग है। आपका एनवायरमेंट में भी आपको बदलाव दिखते हैं, आपके नॉर्मल सोसाइटीज में भी आपको बदलाव दिखते हैं, और इनको एक तरीके से सही तरीके से स्टडी करने का काम किसका है? हमारे ज्योग्राफी का, राइट। चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जो पुराने जमाने के अर्ली मैन हुआ करते थे, है ना, वो क्या करते थे यार, सारा कुछ नेचर पे डिपेंडेंट होते थे। आपको याद है एक अर्ली मैन ने बहुत खतरनाक इन्वेंशन किया था व्हील का, और गॉड आ गए वहां पे, उन्होंने उसके बाद गॉड ने कहा ये पहिया है अर्ली मैन कहता है गॉड 19-20 का ही तो फर्क है। उसके बाद जो गॉड ने धुनाई की थी उस अर्ली मैन के ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। वैसे ये एग्जाम्पल सीक्रेट है तो उसको बताना नहीं किसी को, ठीक। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो हमारे पुराने जमाने के ह्यूमंस होते थे वो बहुत लीस्ट मेहनत करते थे, ठीक है। उनका सिंपल था, ऐसा नहीं कि बेटा आज अगर उन्होंने डियर मारा है तो डियर को मार करके जो है, या किसी और जानवर को मारा है तो उसको मार करके प्रॉपर जो है पहले स्टार्टिंग में पका वका के खाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, जो हमारे अर्ली मैंस थे केव्स में रहा करते थे, ठीक है, और बाहर उनको छोटे मोटे जानवर घूमते फिरते मिल गए तो उनको मार के खा लेते थे। या फिर पेड़ पौधे लगे होते थे उनके जो गुफा के आसपास, उसमें से पेड़ पर पे अपना फल फूल तोड़ के खा लिया करते थे। तो देवर वेरी मच नेचर डिपेंडेंट, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी था नहीं। फिर धीरे धीरे जब समाज आगे बढ़ता गया, है ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होते गए, तो आप देखोगे क्या हुआ यहाँ पे बेटा, कि उन लोग के अंदर भी बदलाव आने लगे। तो अगर आप देखेंगे, जब हम प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करते हैं, पुराने जमाने के अर्ली ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, तो वहां पे ज्योग्राफी ज्यादातर स्टडी ऑफ नेचर और किस तरीके से ह्यूमन उसके साथ इंटरेक्ट करता है उसके ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो नेचर ने हमेशा से ही ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स को आप कह सकते हैं इंपैक्ट किया है। तो जब आदमी बहुत पुराने जमाने का था, अर्ली मैन था, तो उसके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो नेचर से डर करके, नेचर के कैद में आप कह सकते हो जिंदा रहता था। लेकिन क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हुआ, जब टेक्नोलॉजी आया, पर्यावरण आपका और बेटर हुआ, या आप ऐसा मान लीजिए कि मतलब जब और एडवांसमेंट्स आए, तो क्या हुआ यहां पे कि जो इंसान है उसने क्या किया, ये जो प्रिमिटिव वाला स्टेज है इसको ओवरकम कर लिया। और अभी वो जो है, पहले क्या होता था कि नेचर के रहमो करम पे पल रहा है, मतलब अगर उसे कुछ मिल गया तो उसका यूज करके वो जिंदा रह लेगा, वो खुद से कोई एफर्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब उसके पास टेक्नोलॉजी आई तो नेचुरल एनवायरनमेंट आपका क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। अभी इंसान को यह समझ में आया कि हमारे नेचर में कई सारे रिसोर्सेज हैं, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। चलिए, तो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ, जो डायरेक्ट डिपेंडेंस था नेचर के ऊपर वो रिड्यूस हो गया। फिर टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे क्या किया, ह्यूमंस को, जो आपको पहले बहुत हार्श लेबर परफॉर्म करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पहले मुझे अगर किसी खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी अर्ली मैन बेसिकली वही ढूंढ पाएगा जो पहले से टूटी उटी पड़ी हुई है, हवा से टूट गई, आंधी तूफान से टूट गई, तो अर्ली मैन पहले क्या करेगा, उसी लकड़ी से जो है अपना खाना पीना चलाएगा। तो वो पूरा नेचर के रहमो करम पे, भरोसे पे बैठा हुआ है कि अगर नेचर से कुछ मिल गया तो यूज कर लेगा, अदरवाइज उसके लिए कुछ यूज करना बहुत मुश्किल है।
बट जब उसके पास टूल्स आने स्टार्ट हुए, उसने टूल्स बनाए, उसने वेपन्स बनाए, उसने हथियार बनाए, तो आप देखोगे उनका इस्तेमाल करके अभी पेड़ को काटना, लकड़ी काटना, उसको अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आना, उससे कई सारी चीजें बनाना, अभी वो पॉसिबल होने लगी। तो अभी क्या हुआ, जितना आपका टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होता गया, जितना टेक्नोलॉजी आपका बढ़ता गया, आप देखोगे कि ह्यूमंस का जो इंडिपेंडेंस था, मतलब वो भी यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले ह्यूमन डिपेंड होते थे नेचर पे, अभी वो नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अब वो क्या कर सकते हैं, उसी नेचर के अंदर मिलने वाले जो संसाधन है, जो रिसोर्स हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। पहले वो सिर्फ यूज किया करते थे थोड़े बहुत अमाउंट में जो मिल जाता था, वो अपने से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते थे, वो भटकते थे खोजने में, खाना खोजने के लिए भटकते थे, लकड़ी खोजने के लिए भटकते थे, पर उनके पास टूल्स नहीं थे कि उन टूल्स का इस्तेमाल करके वो उन चीजों को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाए। तो लेकिन जब एडवांसमेंट आया, जब टेक्नोलॉजी आगे आई, तो उन्होंने यही किया। अभी नो डाउट कि जो कहते हैं ना कि नेचर की जो पकड़ थी इंसान के ऊपर, वो यहां पे काफी ढीली हो गई। और कैसे हुई, ये हुई थी टेक्नोलॉजी की मदद से। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, अभी जो लेबर है, वो पहले क्या थी कि यार एक ही जगह रहती थी। पहले इंसान जो है अपनी गुफा छोड़ने में डरता था, बिकॉज उसके पास ऑप्शंस नहीं होते थे। अभी क्या हुआ, उसके पास ऑप्शंस आ गए, एफिशिएंसी बढ़ गया, जो काम पहले 10 घंटे में हो रहा काम अभी 2 घंटे में हो रहा है, ठीक है। जितना प्रोडक्शन वो पहले 2 दिन में कर रहा है, अभी वो आधे दिन में ही कर ले रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी आई तो उसने क्या किया बेटा, यहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया ह्यूमन के चीजों को, ठीक है, यानी ह्यूमन के प्रोडक्शंस को, उसके लेबर को। और ये सारा जो ओवर द टाइम हम स्टडी करते हैं, इसको हम कई बार टेम्पोरल स्टडी कहते हैं, ठीक है। जब आप समय के साथ चीजों को बदलते देखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी ना ये सारी चीजों को भी अपने साथ लेकर के चलता है। तो एक प्रॉपर एवोल्यूशन वाला स्टेज आपको बताता है, वो बताता है कि यार किस तरीके से चीजें यहाँ पे ग्रो की, किस तरीके से चीजें यहाँ पे बढ़ी हैं, और कैसे नेचर और ह्यूमन के बीच का एक रिलेशनशिप चेंज हुआ है, बदलता हुआ है, ठीक है। चलिए, सो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ भाई, जो हमारे ह्यूमंस थे वो एक नेसेसिटी के स्टेज से किसमें कन्वर्ट हो गए, एक फ्रीडम की स्टेज में। तो आप देख सकते हैं बेटा, इनका नाम है बेटा मिस्टर हुलू हुलू, ठीक है। तो मिस्टर हुलू हुलू जो है पहले बहुत डर रहे हैं खतरनाक तरीके से, अब ये जो बेटा मिस्टर हुलू हुलू है बेटा, ये बन चुके हैं मिस्टर होनोलुलु, ठीक है। तो अब इनके पास पढ़ाई लिखाई भी आ गई है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, साधन भी आ गए हैं। तो अभी आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना लिया। पहले क्या होता था, ये लोग डर डर के जीते थे, जो मिल जाता था खा लेते थे, बस दैट्स ऑल। हंटर्स एंड गैदरर्स थे ये लोग, है ना, खाना पीना ढूंढा करते थे, खुद से बहुत ज्यादा वैसा एफर्ट करके चीजें नहीं निकालते थे, बिकॉज इनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। बट जब टेक्नोलॉजी आई तो आप देखेंगे वक्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल गए, और हालात भी बदल गए। पहले ऐसे ही हाफ पैंट पहन के घूमा करते थे, अब देखो तुम सूट वूट पहन के घूम रहे हैं बढ़िया। ये कहां से आ रहा है, हाफ पैंट भी नेचर से आई है, ये सूट का कपड़ा जो बना है बेटा वो भी नेचर से आया है। फर्क बस इतना है कि पहले जो है पत्ते मिले बांध लिए, अभी क्या हुआ, प्रॉपर जाके काटा, है ना, कॉटन उगाया, उससे बनाया। तो मतलब इट्स अ ग्रेट चेंज, ठीक है। और इसी चेंज को अगर आप देखोगे तो हम लोग ज्योग्राफी के अंदर भी स्टडी करते हैं। दैट इज व्हाई कहते हैं ना कि ज्योग्राफी यार बड़ा तगड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जो स्पेस था ये ऑर्गेनाइज हो गया किसकी मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। अच्छा, एक और मजेदार चीज, पहले क्या होता था कि यार चीजें बड़ी दूर दूर होती थी, अभी आप इधर उधर जा नहीं पाते थे। अभी क्या है, आपने यहां से यहां जाना है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से आपने पॉइंट बी जाना है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस हो सकता है 4000 किलोमीटर का होगा, बट इसको कनेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां से प्लेन आप लेके जा सकते हो, ठीक है। बेटा प्लेन है कि मछली, तुम बाद में डिसाइड करना, मैंने प्लेन ही बनाया है, हो सकता है मछली टाइप का आपको लगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी क्या है, प्लेन लेकर के 4000 किलोमीटर बहुत आसानी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ है कि जो स्पेस थी, ये जो पूरा एरिया है आप कह सकते हैं ना, ये काफी वेल ऑर्गेनाइज हो गया है। पहले के जमाने में जब प्रिमिटिव सोसाइटीज हुआ करती थी, ऐसे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करना एक ड्रीम माना जाता था, बहुत मुश्किल था, लोग जानते भी नहीं थे, लोग कनेक्टेड भी नहीं थे। बट अभी क्या हुआ, चीजें बहुत ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, और अगर आप देखोगे तो फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से आप कह सकते हैं चीजें बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुकी हैं आपस में। तो ज्योग्राफी क्या करता है, इसी स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन को और इंटीग्रेशन को स्टडी करता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, जब चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। किसी चीज का जुड़ना मान लीजिए, किसी चीज का कनेक्ट होना मान लीजिए, तो हमारा ज्योग्राफी क्या करता है, यही जो ऑर्गेनाइज्ड तरीका है सोसाइटी को जोड़ने का, कि कैसे ओवर द टाइम, कैसे समय के साथ साथ जो बड़े बड़े इलाके हैं, एरियाज हैं, वो कनेक्ट होते चले गए, आपस में इंटीग्रेट होते चले गए, किस तरीके से माहौल बदलते चले गए, एनवायरमेंट बदलते चले गए, इन्हीं को स्टडी करता है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अभी तक बच्चों ने क्या पढ़ा, फटाफट से जल्दी से रिकॉल करेंगे, है ना। तो बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा है यहाँ पे, जल्दी से रिकॉल करेंगे फटाफट से, ताकि बच्चा वाड़ी हमारे गजनी ना बन जाए। भाई तुम गजनी बन जाओगे, पेपर में नहीं लिख के आओगे, बाद में कहोगे अरे यार कुणाल सर ने रिवाइज नहीं कराया था, है ना। हाँ बेटा पता है मेरे को, है ना। उसके बाद कहोगे अरे कुणाल सर रिवाइज नहीं कराया आपने, हाँ ऐसा करके। तो भैया ऐसा मत करना, ठीक है, पहले बता रहा हूं तुमको, राइट। तो देखो ध्यान से पढ़ो,
हमने क्या पढ़ा कि ज्योग्राफी अभी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है। तुम क्लास 10 तक जिसको एसएसटी का पार्ट समझते थे बेटा, वो एसएसटी का पार्ट नहीं रहा, अब बन गया है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, यानी इसको चाहिए फुल इज्जत फुल रिस्पेक्ट। बात समझ में आई? अब ये बन चुके हैं भैया कालीन भैया, पहले सिर्फ मुन्ना भैया थे, ठीक है, तो क्लास 10 तक पढ़े थे, ये थे मुन्ना भैया, अब ये बन चुके कालीन भैया, किंग ऑफ समझ रहे हो सब्जेक्ट्स। चलिए, तो ज्योग्राफी जो है अभी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। किसको स्टडी करता है? जनरली हमारे जो एनवायरमेंट है ना, और ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। बेसिक सी बात अगर हम ब्रॉड सेंस में समझें, ठीक है, मोटा मोटा समझे तो स्टडी क्यों करना चाहिए ज्योग्राफी? ताकि ह्यूमन और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन को, जो आपस में रिलेशनशिप है, उसको पढ़ सकें, समय के साथ क्या क्या बदलाव हुआ है उसको पढ़ सकें, एक प्रॉपर डेटा बना सकें, मैप बना सकें, नक्शा बना सकें चीजों का, और डेवलपमेंट के अंदर जो नॉलेज आपको चाहिए वो आपके पास आ सके, जिससे कि आप अपने देश का बेहतर कर पाओ। फिर हमने धरती के बारे में पढ़ा कि भैया धरती मेरी माँ है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, इंसान भी रहते हैं और भी ऐसे क्रीचर्स रहते हैं, फिजिकल फीचर्स बहुत अलग अलग हैं, और अगर आप देखोगे तो इन्हीं नेचर की चीजों का यूज करके आज हमने बहुत सारी चीजों को डेवलप भी कर लिया है, राइट। तो हमारे और इसके बीच में अगर आप देखोगे एक बहुत तगड़ा रिलेशन है। हमने देखा कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है धरती यानी पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है उसका वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। ये टर्म पहली बार एक ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थीन्स ने दिया था। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी को कई सारे लोगों ने कई तरीके से डिस्क्राइब किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है बेटा अर्थ का डिस्क्रिप्शन है, ऐसा अर्थ जहां पे ह्यूमंस रहा करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर अर्थ मल्टी डायमेंशनल है, नहीं अर्थ के अंदर आप देखोगे मल्टीपल चीजें, तो एज अ रिजल्ट अर्थ को पढ़ने के भी कई तरीके हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। एक स्पेशल बात मैंने आपको ये बताई कि नो डाउट कि हो सकता है कि डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी ना लिखा हो, लेकिन उसका रिश्ता या उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर हमने क्या देखा कि हमारे मतलब एनवायरनमेंट में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कई बार कि किसी पर्टिकुलर एरिया को एकदम डिटेल में स्टडी किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और ये काम ज्योग्राफी करता है। इसको आप एरियल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं कि एरिया वाइज आपने चीजों को एकदम डिफरेंशिएट करना है, अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक मजेदार चीज हमने ये पढ़ी कि ज्योग्राफी जो है सिर्फ कारण नहीं पढ़ता, कारण के साथ साथ उसके प्रभाव को भी एनालाइज करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, क्लाइमेट का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको दिया कि यार हर जगह अलग अलग खेती बाड़ी होती है, बट खेती बाड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पंजाब में गेहूं का खेती बहुत ज्यादा होता है, बट उस गेहूं के खेती ज्यादा होने के मुकाबले भी मतलब पीछे भी कोई रीजन होगा ना, कोई इंपैक्ट होगा उसका, तो उसको स्टडी अगर आप देखोगे तो हम लोग ज्योग्राफी में जरूर से करते हैं, राइट। चलिए, फिर हमने ये पढ़ा कि यार प्रिमिटिव ह्यूमंस और आज के जमाने के ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है, और कैसे समय के साथ जो है चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने देखा कि ह्यूमंस ने काफी हद तक अपने आप को डेवलप कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आज जो है पूरी दुनिया काफी आपस में क्लोजली कनेक्टेड है, और ये पॉसिबल हो पाया किससे? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बेहतर नेटवर्क से। तो ये किस तरीके से चीजें कनेक्ट हुई हैं, समय के साथ क्या क्या बदलाव आए हैं, इन सारी बातों को जो है हमारा ज्योग्राफी स्टडी करता है। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये हो गया अपना ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्यारा सा बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन। अब ज्योग्राफी को जब आप एज अ डिसिप्लिन, एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह, एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको कि एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, नंबर वन। अब यहां पे ना जब आप ज्योग्राफी को एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके सामने तीन सवाल बहुत सिंपल है, तीन सवाल खड़े हो जाएंगे। पहला सवाल क्या है? देखिए, पहले क्वेश्चन जो है वो रिलेट है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल और कल्चरल फीचर्स से। देखिए, हमारे अर्थ के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नेचुरल फीचर्स हैं, है ना, कई सारी प्राकृतिक चीजें आपको देखने को मिलती हैं, प्लस अलग अलग तरीके के जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं, कल्चर है, लोगों का संस्कृति है, वो भी कई सारी अलग अलग वैरायटी की देखने को मिलती है। तो जो हमारा कुछ क्वेश्चन, जब हम ज्योग्राफी को एज ए प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं ना, तीन तरीके के सवाल। पहला सवाल ये है कि आपके जो अर्थ के अंदर अलग अलग आप कह सकते हैं फीचर हैं, या अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां जो एग्जिस्ट करती हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो क्या है, बेसिकली उनको आप कैसे स्टडी करेंगे। फिर दूसरा सवाल हमने सामने खड़ा होता है बेटा, वो है यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल, ह्यूमन या कल्चरल फीचर्स का, ठीक है, कि किस तरीके से जो नेचुरल फीचर्स हैं या ह्यूमंस के फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कई बार, है ना, कि यार किसी इलाके में किस तरीके के घर बने हुए हैं, क्या बहुत ज्यादा क्लोज घर बने हुए हैं, क्या बहुत ज्यादा खुले घर बने हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, किसी इलाके के रिसोर्सेस कैसे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो है अगर हम स्टडी करना है तो हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि कैसे, वेयर, कहां, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे सामने आएगा वो आएगा व्हाट, कि क्या क्या कल्चर्स है हमारे अर्थ के अंदर, क्या क्या संस्कृतियां हैं लोगों की, या किस प्रकार के फीचर्स आपको अर्थ में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब हम लोग ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम उससे ये करेंगे क्या, ठीक है। दूसरा हम करेंगे किधर, वेयर। अब आपने ये देख लिया कि क्या क्या पढ़ने को मिलता है, फिर आप ये भी तो देखोगे ना किधर पढ़ने को मिलता है, किधर स्टडी करोगे जाके इसके बारे में, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप बढ़िया से एनालाइज करो, बढ़िया से सॉल्व करो, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बेटा तो ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पे जो दोनों क्वेश्चंस हैं व्हाट एंड वेयर वाले, कि क्यों
और किधर, ठीक है। ये आपको दो चीजों के बारे में जरूर से बताएंगे। पहला ये कि हमारे ज्योग्राफी में जब आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप यहां पे जानोगे कि भाई अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर से लेकर के उसके अंदर जो अलग प्राकृतिक चेंजेस होते हैं उससे लेकर के जमाने मतलब जो टाइम के साथ साथ क्या बदलाव है उससे लेकर के, और कैसे ह्यूमन बींग्स भी साथ साथ इवॉल्व होते गए, कैसे उनकी संस्कृति बदलती गई है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पहली बात तो स्टडी करेंगे। फिर किधर किधर ये सारी चीजें हुई हैं, कहां कहां वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट पड़ा है, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं बेटा यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, सॉल्व करने के बाद भी एक सवाल और ऐसा बचता है जो अपने आप में बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज ये सवाल जब मिल जाता है इन बाकी दो सवालों के साथ तो बना देता है ज्योग्राफी को एक कंप्लीट इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, और ये है रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ या द कॉजल रिलेशनशिप्स बिटवीन फीचर्स एंड प्रोसेस फिनोमेना, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, या इसको आप कह सकते हैं वाई। तो हमने यहाँ पे तीन सवाल किए बेटा, है ना। पहला सवाल था हमारा व्हाट, ठीक है। दूसरा सवाल जो हमने किया यहाँ पे वेयर, और तीसरा सवाल जो हमने किया यहाँ पे व्हाई, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमने ये पढ़ते आए हैं, हम स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स हमने एक बात समझी कि जो हमारा ज्योग्राफी है वो इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ता है ना। और हमारी धरती के ऊपर आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो फिजिकल फीचर की बात करें, प्राकृतिक चीजों की बात करें, चाहे वो इंसान या मनुष्य से रिलेटेड चीजों की बात करें, ठीक है। तो पहली बात, जब आप ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो पहला जो सवाल आप पूछते हैं वो पूछते हैं ये चीजें क्या है। आपको क्यूरियोसिटी होगी ना जानने में कि क्या है भैया ये चीजें, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, ह्यूमन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं, अच्छा ह्यूमन की सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज क्या चीज है, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो पहला तो आपका सवाल ये होगा ना भैया क्या है ये सब, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होगा बेटा ये सब किधर मिलेगा। एक बच्चे से पूछोगे, अगर मैं उससे बोलूं कि यार ये सब चीजें होती ज्योग्राफी में, तो कहेगा अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है, सर एक बात बताओ सर, 150 रुपया दूंगा सर, एक बात बताओगे। मैंने कहा हाँ बताऊंगा। कहे सर ये सब किधर मिलेगा, वेयर मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, जब आपको वेयर भी बता दूंगा तो आपके मन में एक और सवाल होगा, वो सवाल होगा कि सर ये सब क्यों हो रहा है, आपस में क्या कनेक्शन है, अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कब क्यों किधर, ये साल वाले जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे डेटा मिलेगा, और इस डेटा को जब एक तरीके से आप इकट्ठा करेंगे, असेंबल करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरीके पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं। मतलब एक तरीके से मान लो कि जैसे हम लोग सोशल साइंस पढ़ते थे, तो सोशल साइंस के भी कई सारे एस्पेक्ट्स है ना, उसमें पॉलिटी पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, जियो पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट बहुत सारी चीजें एनालाइज करता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, जब ज्योग्राफी के अंदर जब आप चीजों को पढ़ने जाते हो तो अपने को ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है, ठीक है। और यही जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं, या आप कह सकते हो ज्योग्राफी को एक बहुत ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट के फॉर्म में आपके सामने लाके रख देती है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे फटाफट से दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो यार ज्योग्राफी की जब बात की जाती है एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट आप मान लीजिए, ठीक है, कि ज्योग्राफी को एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर। तो पहले तो हमने ये देखा कि क्या चीज ज्योग्राफी को एक स्पेशल या सेपरेट सब्जेक्ट बनाती है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे कि इसके अंदर हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ज्योग्राफी की जब बात की जाती है एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन, है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड स्पेस से, मतलब एरिया से। तो ये उस हर एक पर्टिकुलर एरिया के या इन जनरल बड़े से एरिया के फीचर्स को नोट डाउन करता है। साथ ही साथ आप देखोगे किस तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी चीज का लोकेशन कैसा है, किसी पर्टिकुलर इलाके में क्या फिनोमिनन हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, आपको समझाता है कि भैया इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर आप देखोगे जितने भी एसोसिएशंस होते हैं, लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप्स है ना, या इन फिनोमिनास का जो ह्यूमन से रिलेशनशिप है या आपस में जो कनेक्शन है, उसको ये अंडरस्टैंड करता है कैसे, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके, है ना, समझाते हुए इनको, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये जो आपस में इंटरडिपेंडेंस है चीजों का, फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन और एनवायरमेंट एक दूसरे पर निर्भर है, किस तरीके से निर्भर है, क्या क्या बदलाव होते हैं पर्यावरण में इन सब चीजों से, वो सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया ना कि ज्योग्राफी ना काफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, यानी कई सारी चीजों को आपस में लेकर के चलता है, आपस में एक साथ जोड़ के चलता है, राइट। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कई सारी 100 चीजें, अब 100 चीजों को जोड़ करके एक चीज के अंदर लेकर के आना, वो होता है बेटा किसी चीज को इंटीग्रेट करना। तो मैंने आपको बताया ना कि ज्योग्राफी हो सकता है डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट का नाम ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कई सारे सब्जेक्ट्स इससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आइए समझते कैसे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग हमेशा सिंथेसिस का मतलब होता है एक तरीके का रिजल्ट निकालने का ट्राई करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर हमेशा आपके पास ना एक रिजल्ट होगा, हर एक चीज के पीछे एक एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पे।
तो हमने क्या देखा अभी, नंबर 1 कि यहां पे ज्योग्राफी क्या करेगा यार, एक बहुत सारे डेटा को कंबाइन करेगा और आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, इसको आप कई बार स्पेशल सिंथेसिस भी कहते हैं कि आपने क्या किया, बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज का डेटा निकाल लिया। अब उस डेटा को आप एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो आपको एक कॉमन व्यू चाहिए, आपको एक नजरिया चाहिए जिससे आप उसको एनालाइज कर पाओ, समझ पाओ। तो ज्योग्राफी का काम यही है यार। जब ज्योग्राफी को हम कहते हैं ना कि एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, तो ज्योग्राफी क्या करेगा, कई सारे अलग अलग एरियाज से, कई सारे इलाकों के, कई सारे सब्जेक्ट्स के डेटा को कंपाइल करेगा, एक साथ लेके आएगा, उसको इस फॉर्म में बनाएगा जिससे आप एक्यूरेट तरीके से, सही तरीके से उस चीज को समझ सकें। हम जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब माउंटेन की स्टडी बहुत सही तरीके से हो सकती है, एक ज्योग्राफिक के नजरिए से हो सकती है। फिर साइंस के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें आप लोग माउंटेन रिलेटेड चीजें करोगे, उसमें मिनरल्स होंगे, उसकी एक एज होगी, है ना, उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होंगी। अब अगर आपको एकदम प्रॉपर वे में पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप जो मल्टीपल डेटा निकल रहे हो उस पहाड़ से रिलेटेड, उससे जुड़ी जो बातें हैं, उसको क्या करिए, एकदम ऐसा कलेक्ट करिए और कलेक्ट करके एक सिंगल कोई चीज बना दीजिए, जिससे आप एक बार में चीजों को पढ़ के एक बार में समझ लें। तो ये काम कर रहा है बेसिकली ज्योग्राफी, है ना, सारी चीजें को कलेक्ट करके एकदम एक्यूरेट वे प्रेजेंट कर रहा है आपको। साथ ही साथ आप देखोगे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ना हमें टाइम के बेसिस पे चीजें देता है, टाइम बेस्ड एनालिसिस देता है, लेकिन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपको चीजों के एक्यूरेट एनालिसिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, तो जो इसका अप्रोच है बेटा वो कंप्लीट है। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, हर तरीके की चीजों को कंसिडर करने वाला, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, शरीफ बच्चा हो, बदतमीज ना हो, इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। तो वैसे अगर हम बात करें, ज्योग्राफी भी इसी अप्रोच के साथ चलता है कि सभी तरीके का डेटा फीचर अपने साथ लेकर के चलना। ठीक है, ज्योग्राफी क्या करता है, एक बात को समझता है कि वर्ल्ड जो है ना बेटा इंटरडिपेंडेंट है, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया को हम कहते हैं दुनिया गांव है। कैसी गांव है, बिकॉज आप देखोगे कि दुनिया भी ना बहुत बड़ी तो है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कैसे पॉसिबल हो पाया है सब, एडवांस सिस्टम्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वजह से। अभी डिस्टेंसेस क्या हो चुके हैं, बहुत रिड्यूस हो चुके हैं बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। जो ऑडियो विजुअल्स अभी देखोगे, वीडियोस एंड ऑडियोस, मीडिया वाला जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बेटा, इन्होंने क्या किया, डेटास को बहुत इंप्रूव कर दिया। अभी सैटेलाइट्स वगैरह आपकी है ना, जो आपको बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती हैं, चाहे वेदर के बारे में हो, चाहे कोई क्लाइमेटिक फिनोमेना के बारे में हो। तो अभी चीजें ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। टेक्नोलॉजी ने क्या किया बेटा, जो नेचुरल फिनोमेना है उसको, साथ ही साथ जो अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर्स वगैरह हैं, जो चीजें हैं, इनको मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं बूस्ट प्रोवाइड किया है। पहले अगर आप देखेंगे तो किसानों वगैरह का फसल बहुत खराब हो जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था कब बारिश होगा, कब ओला पड़ेगा। अभी क्या है कि आपको पता है कि वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, है ना, हम लोग बहुत आसानी से जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, जीपीएस सिस्टम, है ना। आप क्या करते हो भाई, सिंपल सी बात है, आपने कहीं घूमने जाना है, आपने क्या किया, सिर्फ एड्रेस डाला गूगल पे और गूगल मैप्स ओपन कर लिया। तो ये गूगल मैप्स कैसे काम करते हैं, जीपीएस की मदद से, है ना। आपका लोकेशन लेते हैं, जहां आपको जाना है वहां का लोकेशन लेते हैं, बीच का रास्ता बता देते हैं, और आप बढ़िया गाड़ी में बैठ के निकल चलते हो, है ना। फिर गाने बजाते हो, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, है ना, गाने बजाते हो, दोस्तों के साथ निकल जाते हो। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, आपने कभी सोचा कैसे हो रही हैं, तो यार ये इंटरकनेक्टेड है आपके ज्योग्राफी से। जीपीएस सिस्टम, लोकेशन ट्रैक करना, मैप्स का यूज करना, आप खुद देखिए ना कितना ज्यादा आपको चीजें दिख जाएंगी, कितनी सारी मल्टीपल चीजों को एक जगह लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें बेटा एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, तो इसका जो रिलेशन है बहुत सारे नेचुरल और सोशल साइंसेस से ऑन फैक्टर्स है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक चार्ट भी आपके एनसीईआरटी के अंदर ना। हर एक डिसिप्लिन, हर एक सब्जेक्ट जहां साइंटिफिक नॉलेज आ रही है बेटा, वो आपके ज्योग्राफी से लिंक्ड है। ज्योग्राफी क्या करता है, आपको ना चीजों को बहुत रियल वे में समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, कोई भी इंसान जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक रिलेटेड फील्ड को यहां पे समझना, तभी आप चीजों को लॉजिकली कनेक्ट करके अपने रिजल्ट्स को निकाल पाओगे। राइट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में भी आप देखोगे तो ज्योग्राफी का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंसेस रहे, इलाके रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब इसका एक बहुत रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा दोस्तों यहां पे कि हमारे जो बच्चे देश है उसमें ना हमारे पास नॉर्थ के अंदर हिमालयन माउंटेन्स है। राइट, अब हम लोग कहते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, ये हिमालयन माउंटेन्स क्या करते हैं, हमारे लिए बैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रल एशिया से आने वाली जो हमारी हवाएं वगैरह हैं उसको रोक लेते हैं। लेकिन एक और फीचर है ज्योग्राफी का, जिन्होंने इन्वेडर्स को, जिन्होंने भारत पर अटैक किया था, उनको हमारे यहां आने के लिए अलाउ किया। कैसे, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे इन्वेडर्स जो थे, इन पहाड़ों में, हिमालयन माउंटेन्स में बने जो माउंटेन पासेस थे, यानी जो रास्ते थे पहाड़ों के बीच बीच के, उसको इस्तेमाल करके क्या किया यार, उसको इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया बच्चों, यहां पे वेरी सिंपल,
हमारे देश के अंदर अंटर किया, हमारे देश को इन्वेड किया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट। जैसे माउंटेन्स हैं, ओशन से, कोस्ट लाइन से, इन्होंने कई बार आप देखेंगे इतिहास को शेप किया है। अब आप देखेंगे अगर ये माउंटेन पासेस नहीं होते तो सेंट्रल एशिया से लोग कभी इनके थ्रू आकर के हमारे पे अटैक नहीं कर पाते। इसके अलावा आपको बताऊं, अगर 14वीं 15 सेंचुरीज में, 14 सेंचुरी में भारत बहुत अमीर देश हुआ करता था। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन था भारत के लैंड और सी ट्रेड्स। अगर आप देखेंगे जो सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा अपने कभी ना कभी किसी क्लास में, सिल्क रूट के बहुत सारे रास्ते भारत से होके जाते थे जिससे व्यापार होता था। चाइना से नो डाउट जाते थे, बट भारत से भी होकर के निकलते जिससे व्यापार हुआ करता था। प्लस अगर आप भारत को एनालाइज करो, भारत के कोस्टल एरियाज को एनालाइज करिए, तो ये जो भारत का वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है ना, पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, इसका इस्तेमाल कर भी हमने बहुत पुराने जमाने से कई सारे देशों के साथ व्यापार किया है। और इसी व्यापार से अगर आप देखोगे तो भारत के पास पैसा भी था, भारत के पास पावर भी था। तो पुराने इतिहास में राजा महाराजाओं को पावरफुल बनाने वाला भी एक ज्योग्राफिकल लिंक ही था, है ना। चाहे अटैकर्स की बात करें कि अटैकर्स को अटैक करने में मदद करने वाला भी एक ज्योग्राफिकल लिंक था, हमारे क्लाइमेट को इंपैक्ट करने वाला भी एक ज्योग्राफिकल लिंक है। और अगर आप देखोगे भारत का जो व्यापार हुआ करता था समुद्र के रास्ते, वहां पे भी आपकी ज्योग्राफी आपको देखने को मिलती है। तभी कहते हैं ना कि इतिहास के ऊपर भी ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है, बहुत बड़ा प्रभाव है। आई बात समझ में? चलिए, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं अलग अलग इलाकों के अंदर बेटा, उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्रीज के इवेंट्स को शेप किया यहाँ पे, ठीक है। जैसे हिमालयास का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोस्टलाइन का एग्जांपल दिया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे कि हर एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना बेटा समय के साथ जो है ना काफी हद तक बदलता गया है, ठीक है। और इससे आप टाइम से रिलेट करके हमेशा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमने जुरासिक एज का एग्जांपल दिया कि यार अर्थ जो है ना उस जमाने में ऐसी हुआ करती थी। तो टेम्पोरल जब कभी भी शब्द आ जाए समझ जाइए हम टाइम के बेस पे किसी चीज को समझा रहे हैं। तो इनफैक्ट आप देखोगे हमारे अर्थ पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो समय के साथ बदलती गई हैं, और समय का इस्तेमाल करके भी आप ऐसी चीजों को समझा सकते हो, ठीक है। जैसे लैंडफॉर्म्स के अंदर बदलाव आना, क्लाइमेट के अंदर बदलाव आना, पेड़ पौधों के अंदर बदलाव आना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बदलना, ठीक है। इन सबका अपना एक टाइमलाइन है। समय के साथ साथ ना हिस्ट्री के साथ साथ इतिहास के साथ साथ चीजें चेंज होती गई हैं। बहुत सारी ज्योग्राफिकल फीचर्स ऐसे भी हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से बने हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डिसीजन लिया गया, कुछ बनाया गया, है ना, उसकी वजह से आप देखोगे कई सारे नए ज्योग्राफिकल चीजें बन गई, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे कभी कभी हम लोग जो है टाइम को यहाँ पे, है ना, मतलब एरिया या सिग्निफिकेंस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एक आसान भाषा में समझाता हूं आपको मैं कि टाइम का ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको यही समझाया कि यार टाइम के हिसाब से भी हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं, बिकॉज समय के साथ साथ यार पूरे अर्थ पे बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिले। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, टाइम को इन टर्म्स ऑफ स्पेस और स्पेस को इन टर्म्स ऑफ टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेस मतलब एक बड़ा सा आप कह सकते हैं एरिया, या बड़ा सा आप कह सकते हो मतलब ड्यूरेशन, है ना, ऐसा आप समझ लीजिए स्पेस को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्लेस ए और एक प्लेस बी है और दोनों में 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये ए से बी जाने में हमको हो सकता है 2 घंटे लगे अगर आप प्लेन से जा रहे हो सकता है आपको 17 घंटे लगे अगर आप किसी फास्ट मूविंग ट्रेन से जा रहे हैं। तो आप जब ट्रेन की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं, तो आप एक एरिया डिफाइन कर रहे हैं कि यार ए से बी तक अगर मैं जाऊंगा बाई प्लेन तो मुझे 2 घंटा लगेगा, जो कि टाइम है, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं एक फास्ट ट्रेन से जाऊंगा तो मुझे हो सकता है 17 घंटे लगे। तो ए से लेके बी तक का पॉइंट क्या, एक स्पेस कैरी कर रहा है, इसको आप स्पेशियल रेफर कर सकते हैं, राइट। स्पेस कैरी कर रहा है। अब इस स्पेस को हम टाइम के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं कि अगर ए से बी जाऊंगा तो मैं 2 घंटे में जा सकता हूं प्लेन से, 17 घंटे लगेगा ट्रेन से। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यार 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कई बार हम लोग टाइम से रिलेट करके इसी एरिया को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग। डन। चलिए, अब जो मेजर अप्रोच आती है कि यार ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे चाहिए, मेजर अप्रोच क्या है ज्योग्राफी का, तो देखिए मेजर अप्रोच बहुत सिंपल है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है, एक आपका रीजनल अप्रोच कहलाता है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो देखिए सिंपल है, जनरल ज्योग्राफी जैसा ही है। इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोर्ट ने, ठीक है, जर्मन ज्योग्राफर थे। अच्छा, अगर आप देखोगे रीजनल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसको इंट्रोड्यूस किया था एक और जर्मन ज्योग्राफर ने, जिनका नाम था हम्बोल्ट। हम्बोल्ट के साथी थे वो, इनका नाम था कार्ल रिटर। तो हमने क्या देखा कि सिस्टमैटिक अप्रोच को किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जर्मन बंदा था ये, ठीक है। और इन्हीं के उस जमाने के साथी थे, इनका नाम था कार्ल रिटर, जिन्होंने दिया था हमारा दूसरा अप्रोच जिसको हम कहते हैं द रीजनल अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें हम लोग दुनिया के बारे में एक साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टडीड एज अ होल वर्ल्ड वाइड।
और एक बार आपने होल पढ़ लिया उसके बाद फिर आप उसके टाइप्स की बात करेंगे। टिपोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज के टाइप, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी जंगल के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले पूरा जंगल स्टडी करोगे, जंगल स्टडी करने के बाद फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए आप नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे सिस्टमैटिक वे में, क्या पहला स्टेप होगा कि आपकी दुनिया के आपने पूरा नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया, और दूसरा स्टेप होगा कि उसके टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर आप रीजनल अप्रोच की बात करोगे तो वर्ल्ड को हम लोग कई सारे रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया की स्टडी ना करते हुए एक पर्टिकुलर इलाके की स्टडी कर रहे हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मुझे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, सारी टाइप ऑफ वेजिटेशन को स्टडी ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट पे ही अपनी पूरी फोकस डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये रीजन्स कई बार हो सकता है नेचुरल हो, कई बार पॉलिटिकल हो, है ना। चलिए, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे ज्योग्राफी का, इसको हम कहते हैं डुअलिज्म। तो डुअलिज्म का मतलब होता है जब आप नेचर और ह्यूमन दोनों के बारे में यहां पे पढ़ाई करते हैं। डुअलिज्म का मतलब क्या हुआ भाई, आप नेचर के बारे में भी पढ़ते हो और आप ह्यूमन के बारे में पढ़ते हो, इसी को हम कहते हैं द डुअल नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए पहला क्या होता था, स्टार्टिंग से जो पहले ज्योग्राफर्स थे, पहले वो सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा फोकस करते थे। बाद में एक एनालिसिस हुआ कि यार हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी तो इस एनवायरनमेंट का ही पार्ट हैं, और उन्होंने इसको ग्रो करने में, इसको बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ा रोल निभाया है। तब आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसलिए जरूरी है कि जब आप ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के ना दो बड़े कैटेगरीज बनाए जाते हैं। नंबर 1 कहलाता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स का क्या इंपैक्ट है, क्या रिलेशन है, उसको यहां पे स्टडी करते हैं या फिर पढ़ते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको कई बार डुअलिज्म कहा जाता है या डुअल नेचर भी कहा जा सकता है, किसका, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगर मैं आपको फटाफट से यहां पे ब्रांच डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से आपसे कि ब्रांचेस क्या होती हैं। नंबर 1, पहले हम बात करेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच की, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, आपको अभी अभी बताया कि पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ते हैं, वो पहला तरीका होता है। फिर उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। रीजनल में क्या होता है कि इंडिविजुअल चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को यहां पे स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी की पहली ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, यानी हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बने, किस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ। क्लाइमेटोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, वेदर क्लाइमेट के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी में हम पानी के बारे में पढ़ते हैं, यार पानी जो सरफेस के ऊपर है, ओशंस वगैरह, लेक्स के बारे में, है ना, बाकी वाटर बॉडीज वगैरह में उनका क्या इंपैक्ट होता है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के ऊपर। और आता है सॉइल ज्योग्राफी, दैट मींस आपके सॉइल के फॉर्मेशन, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ना। तो पहला जो ब्रांच है आपका सिस्टमैटिक अप्रोच से वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें भी कई सारे डिफरेंशिएशंस अपने को देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी की बात करते हैं। इसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि उनके क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनके अंदर क्या क्या कल्चर है, उनका संस्कृति कैसा है। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, आपको याद होगा क्लास 9 में एक चैप्टर था पॉपुलेशन, है ना। तो इस सिस्टमैटिक अप्रोच का ही पार्ट है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशन कैसा है लोगों का, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, है ना। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया। क्लास 10th याद है आपको, ट्रांस 10 में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा है, हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ा है। तो ये चैप्टर्स किसका पार्ट है, चैप्टर्स है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, ठीक है। चलिए, फिर तीसरा जो पार्ट हम लोग यहां पे पढ़ते हैं दैट इज, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसके साथ ही साथ हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे हर एक रीजन के अपने कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस हैं, कुछ बदलाव रहे हैं, ठीक है। जो आज जैसा दिखता है, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आज से 500 साल पहले बहुत अलग दिखती होगी ना, और आज बहुत अलग दिखती है। तो ये जो ज्योग्राफिकल फीचर है इसको हम टाइम के साथ जब रिलेट करके पढ़ते हैं बेटा, तो इसको आप हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे पॉलिटिकल इवेंट्स, है ना, बाउंड्रीज बनाना स्टेट्स की। अगर आप देखोगे जब भारत आजाद हुआ था बहुत सारे स्टेट्स बाउंड्रीज चेंज हुए, है ना, बहुत सारे नए स्टेट्स बने। तो एक तरीके से ये काम किसका है, पॉलिटिक्स वालों का, लेकिन किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल चीजों से। तो आप देखोगे जब इस तरीके की चीजों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं तो हम कहते हैं बेटा यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना। फिर जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा पॉपुलेशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है कि पॉपुलेशन के हिसाब से बॉर्डर्स डिसाइड किए जाते हैं किसी इलाके के, और जहां ये बॉर्डर्स और एरिया की बात आ रही है दैट मींस आप ज्योग्राफी को यहां पे जोड़ करके लिंक करके देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। चले, तो ये हो गया पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर जो तीसरा पार्ट आता है सिस्टमैटिक अप्रोच का वो है मेरे बच्चों बायोजियोग्राफी, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और इसी से अगर देखोगे तो निकलता है बायोजियोग्राफी। इसके कुछ पार्ट्स है यहाँ पे। नंबर 1 प्लांट ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जू ज्योग्राफी, यहाँ पे हम एनिमल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे।
इकोलॉजी है इकोसिस्टम, किस तरीके से जो हमारी अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करती है एनवायरमेंट में, है ना, अलग अलग प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स को पढ़ेंगे, यानी लैंड डिग्रेडेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए फिर एक रीजनल अप्रोच भी अपना आता है। ठीक है, नंबर 1 तो रीजनल अप्रोच की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो रीजनल अप्रोच मतलब जब किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्रो, मीजो, माइक्रो रीजनल स्टडीज आ जाती है। फिर कंप्राइजिंग जब रीजनल प्लानिंग की बात आती है, जब आप किसी शहर को प्लान करते हो ना, किसी गांव को प्लान करते हो, तो वहां पे भी बच्चे हम रीजनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का नक्शा बनाना, उस पर्टिकुलर एरिया की चीजों को समझना। ठीक है, तो वो रीजनल लेवल पे ज्योग्राफी है। फिर रीजन का जब डेवलपमेंट की बात आती है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, मैं रीजनल अप्रोच का। फिर इसके अलावा आप देखेंगे जो दो सबसे कॉमन तरीके हैं जिससे रीजनल ज्योग्राफी या रीजनल अप्रोच को फॉलो किया जाता है, नंबर 1 पहला है फिलॉसफी, है ना, ज्योग्राफिकल थॉट। दूसरा है लैंड और ह्यूमन के बीच का इंटरेक्शन, कि किस तरीके से ह्यूमन और लैंड के बीच का इंटरेक्शन है, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं रीजनल अप्रोच के अंदर। फिर क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है नक्शा बनाना, यानी मैप मेकिंग। पहले मैनुअल होती थी, अभी कंप्यूटर्स की मदद से होती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज करना, यानी स्टैट्स निकालना, उस इलाके के डेटा को कंपाइल करना, डेटा निकालना किसी भी पर्टिकुलर इलाके का, अगर आपको रीजनल एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब सही तरीके से उसको समझना है। ठीक है, फिर इसके अलावा फील्ड सर्वे, आप फील्ड्स पे गए, आप इलाकों में गए, आपने प्रॉपर सर्वे किया, सब चीजों का जांच पड़ताल किया वहां पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे राजस्थान के अंदर सोलर पावर का रीजनल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो नहीं करूंगा, वहां मैं फॉलो करूंगा ज्योग्राफी का रीजनल अप्रोच। तो वहां मैं जाऊंगा, टीम लेकर के पूरा इलाका सर्वे किया जाएगा, सोलर पावर कितनी है, किस अमाउंट में है, विंड पावर का क्या वहां पे आपको कह सकते हैं फैसिलिटी है, कितने अमाउंट में आपकी विंड पावर बनेगी, उसका एक पूरा नक्शा बनाया जाएगा, प्रॉपर एक एरिया डिसाइड किया जाएगा कि देखिए यहां पे सोलर पावर ज्यादा है, यहां विंड पावर ज्यादा है। उसके बाद यह डिसाइड होगा कि क्या टेक्नोलॉजी वहां पे लगेगी। फिर और आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो हम लोग कई बार रिमोट सेंसिंग या जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स आज के एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके भी चीजें कर सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को किसी इलाके में पानी का बहुत तगड़ा रिसोर्स मिल जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, तो वहां पे रिमोट सेंसिंग या ये इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी हमारी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसकी मदद से उस पूरे इलाके को पहले स्कैन किया जा सकता है, फिर उसका एक नक्शा तैयार किया जा सकता है, फिर उसका प्रॉपर सर्वे होगा फील्ड पे जाकर के कि कहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, राइट। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे बच्चे, तो हम लोग प्रॉपर यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या लगेगा उसको यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो ये सारी तरीके जो अगर आप देखोगे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे रीजनल अप्रोच के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब अगर आप देखेंगे इसका, अच्छा अब टेक्नोलॉजी ने भी बच्चे अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक चीजों को इंपैक्ट किया। देखिए नंबर 1 टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है भैया, बहुत सारा डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं, इंटरनेट आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, तो जो कैपेसिटी है आपकी एनालिसिस करने की वो काफी बढ़ गई है। जीआईएस जो आपके इंफॉर्मेटिक्स है उससे आपके ज्यादा ऑप्शंस मिल गए नॉलेज के। जीपीएस एक बहुत अच्छा तरीका है एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने का। तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, जो ओवरऑल जो डेटा निकालने का जो फैक्टर था, जो तरीका था, वो यहाँ पे बेटा काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, चलिए अब फिजिकल ज्योग्राफी और उसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब बहुत क्लियर है, जो कि हमारे फिजिकल एलिमेंट्स पे फोकस करती हो, जैसे लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, लिथोस्फीयर के हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स के बारे में, रिवर्स के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हम लोग पूरे एटमॉस्फेयर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट, है ना, क्या क्या रेनफॉल कैसे होती है, हवाएं कैसी चलती हैं। हाइड्रोस्फीयर में हम लोग लेक्स, ओशंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और बायोस्फीयर में हम लोग जहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रोब्स हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंस है आपके पूरे फिजिकल एनवायरनमेंट को सही तरीके से समझने में। और हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में। तो सॉइल जो है बेटा पीडोजेनेसिस से डेवलप करती है, यानी कहने का मतलब है सॉइल के जो डेवलप होने का तरीका है वो बहुत सिंपल है यार। जो इलाके का एनवायरनमेंट है, वहां की रॉक्स कैसी हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे बच्चों वहां पे रॉक्स कैसी हैं आपकी, या फिर आप कह सकते हो कि वहां पे किस प्रकार के पत्थर मिलते हैं, ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सॉइल के फॉर्मेशन में, कि कितना पुराना मिट्टी है, किस किस तरीके से बना हुआ है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए सॉइल बहुत जरूरी है, बिकॉज मिट्टी का उपयोग करके आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। फिर जंगल जो आपके डेवलप करते हैं वो भी बहुत हद तक मिट्टी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो फिजिकल एनवायरनमेंट में हम क्लाइमेट के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइमेट यानी हमारी ह्यूमन लाइफ को बहुत इंपैक्ट करता है। जो बहुत ठंडे इलाके में आप देखोगे खाना भी अलग होता है, लोगों का पहनना ओढ़ना बहुत अलग होता है, इंडस्ट्रीज बहुत अलग टाइप की होती हैं, गर्म इलाकों में बहुत अलग होता है, या जो बीच वाले इलाके होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं बहुत अलग होते हैं। फिर अगर आप देखोगे जो एयर कंडीशनर जैसी टेक्नोलॉजीज हैं आज के जमाने में,
वो आप कह सकते हैं लोकल क्लाइमेट को काफी मॉडिफाई करती है ना। आप एसी चलाते हो, चीजें ठंडी हो जाती हैं गर्मी में भी। तो इनफैक्ट आप देखोगे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, किसी इलाके का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, उस इलाके के वेजिटेशन को, वहां के फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो भारत में मानसून जो है बेटा भारत के एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो फिजिकल एनवायरमेंट की अगर हम बात करें उसका इंपैक्ट क्या है, तो फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे हम बेसिकली जितना भी नेचर के अंदर चीजें हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, सॉइल हो गई, क्लाइमेट हो गया, इन सब चीजों के बारे में इंपैक्ट करते हैं। बिकॉज ये सारी चीजें बच्चे हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। फिर आप क्या पढ़ते हैं इसके अलावा, ओशंस के बारे में पढ़ते हैं ना, बिकॉज ओशंस एक अच्छा सोर्स है मिनरल्स का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, ठीक है। सॉइल के बारे में पढ़ते हो, रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हो, एग्रीकल्चर पे इसका इंपैक्ट क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ते हो। फिर अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी आपके लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज हम पढ़ेंगे फर्स्ट बुक के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी की चीजें। तो देखिए नंबर 1, पहली बात नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में आपको मदद करती है। दूसरी बात, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस के बीच के रिलेशन को समझाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से यार जो हमारे आप देखोगे कई सारी चीजें हैं जो हम पहले अननोन थी वो अभी हम यहां पे जान पाते हैं। प्लस आप एक चीज और देखोगे यहां पे कि हमें ये भी समझाती है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांस होने से एक नेगेटिव इंपैक्ट भी यहां पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, और उसको कैसे मैनेज करना है उसका सोल्यूशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। दैट इज व्हाई वी से दैट कि हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्त वो यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पे कुछ बेहतरीन से चार्ट्स थे, है ना, जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी देखिए डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली बहुत रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी को रिलेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी को रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप कह सकते हो एक तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, या पॉपुलेशन ज्योग्राफी आप स्टडी जब करते हो तो उसको हम कई बार डेमोग्राफी कहते हैं। पॉलिटिकल चीजों को जब स्टडी करते हो ज्योग्राफी में उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को जब आप स्टडी करते हैं हिस्ट्री के साइड से चीजें कैसे बदली हैं तो उसको हम हिस्ट्री से रिलेट करके देख सकते हैं। फिर ऐसे अगर आप देखोगे जब ज्योग्राफिकल थॉट्स को आप स्टडी करते हो तो इसे कई बार फिलॉसफी सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। जब आप कल्चरल ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं कल्चर के बारे में तो उसे कई बार एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट को जब आप स्टडी करते हैं तो उसे एनवायरमेंटल साइंस कहा जाता है। इकोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो कई बार ह्यूमन रिलेटेड चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। जूलॉजी जो सब्जेक्ट है जो आप साइंस में पढ़ते हो जनरली अगर आप देखोगे तो एक तरीके से उसको जू ज्योग्राफी से रिलेट किया जा सकता है, राइट। चलिए ऐसे सॉइल के बारे में जब हम पढ़ते हैं सॉइल ज्योग्राफी तो उसको हम पीडियोलॉजी बोलते हैं कई बार, राइट। तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ज्योग्राफी जो है बहुत हद तक बहुत इंटर रिलेटेड ब्रांच है। तो जितने भी अलग अलग साइंस रिलेटेड साइंस नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से, ठीक है। फिर हमने क्या देखा है, देखिए कुछ और चार्ट्स हैं आपके एनसीईआरटी में जहां पे बात की गई है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की, दैट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे फिजिकल, प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स और ह्यूमन, ठीक है। तो फिजिकल एंड ह्यूमन ये तो दो ब्रॉड कैटेगरीज है। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें सिस्टमैटिक अप्रोच में तो एक तो ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, ह्यूमन इकोलॉजी हो गया, ठीक है। मेथड्स की बात करें कैसे हम लोग करते हैं इसको, कार्टोग्राफी यानी ऑब्वियसली बात है अपने मैप्स वगैरह बनाना, ठीक है। अच्छा उसके बाद फील्ड सर्वे मेथड्स करना, स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे जीपीएस हो गया, जीआईएस टेक्निक्स हो गई, राइट। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चे यहाँ पे चार्ट है, दैट इज जो बायो जियोग्राफी को कनेक्ट करता है। जैसे बायो जियोग्राफी के अंदर आप देखोगे तो हम कई सारे जो नेचुरल बायोस्फीयर रिलेटेड चीजें हैं उनको स्टडी करते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, है ना। अच्छा इसके अलावा हमने क्या देखा था कि और भी कई सारे डिसिप्लिन हैं जो आपस में कनेक्ट है, जैसे जूलॉजी के अंदर जू ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग कई बार सोशल एंड कल्चरल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ने का तो बड़ा प्यारा सा चार्ट है। तो पहला चार्ट आपको फिजिकल चीजों के बारे में पढ़ाता है कि फिजिकल एनवायरमेंट को किस तरीके से आप इंटरलेट करके पढ़ते हो, और दूसरा चार्ट बताता है आपको कि हम ह्यूमंस के बारे में जब स्टडी करते हैं तो क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, उनकी पॉपुलेशन, उनका सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, रूरल और अर्बन इलाके यानी गांव शहर के इलाके, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांचेस है जिनको इंडिविजुअल भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। ऐसे अगर हम रीजनल की बात करें तो रीजनल बेसिस पे आप देखोगे तो हमने डिवाइड कर दिया था रीजनल स्टडीज को माइक्रो, मीजो, मैक्रो लेवल्स पे, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा लेवल, ठीक है। फिर हम लोग रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो जब शहर वगैरह की प्लानिंग होती है, जब गांव वगैरह की प्लानिंग होती है तो आप देखोगे इस फील्ड को बहुत ज्यादा अप्रोच किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक से बेटा चार्ट्स है ना, इसको डिस्कस आप कर सकते हैं। इससे हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं बनेगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी चले तो कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है हम बच्चों के लिए यहाँ पे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए चैप्टर बहुत आसान है, इसमें बस बेसिक आपको समझाया गया कि ज्योग्राफी किस बारे में है ना, किस चीजों से रिलेट करती है, राइट। चलिए
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, हमने सब पढ़ा था, अभी पढ़ा था, दैट इज इराटोस्थीनिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म फिजिकल फीचर, अब इसमें से फिजिकल फीचर कौन सा है, देखिए बहुत इजी है। वाटर पार्क को ह्यूमंस ने बनाया है, पोर्ट्स को ह्यूमंस ने बनाया है, रोड्स को ह्यूमंस ने बनाया है। फिजिकल फीचर कौन सा हुआ बेटा, आपका प्लेन हो गया, ठीक है। मीटरोलॉजी, अच्छा आपको यहां पे करेक्ट पेयर्स बनाने, तो ये क्वेश्चन तुम यहां पे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, हमने अभी पढ़ा है। अगर आप देखोगे पीडोलॉजी का एग्जांपल देता हूं, पीडोलॉजी किससे रिलेटेड थी, सॉइल ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। अब बाकी तुमको क्या करना है, खुद से करना है, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो हमारा कॉज और इफेक्ट को समझाता है यहां पे, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े थे, व्हाट पढ़ा था, वेयर पढ़ा था एंड व्हाई पढ़ा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बस उसको लगा के आपको यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस, टेम्पोरल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम रिलेटेड। तो अगर यहां पे ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यहां दिख नहीं रहा बेटा, तो इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, है ना। तो टाइम रिलेटेड जब हम चीजें समझते हैं तो किसमें समझते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर, है ना। चलिए, ठीक है। चलो तो बच्चों, वेरी वेरी सिंपल माय डियर, तो ये हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल थे, कुछ क्वेश्चंस थे। अभी और क्वेश्चंस हम आपके लेकर के आऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब सवाल ये उठता, मैंने आपसे बताया था कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी को एक बार रेफर करेंगे फॉर द हिंदी वाला थिंग। अब आप कह रहे हो सर हिंदी वाले भी नोट्स हमको दे दो, तो डेफिनेट सी बात है बच्चे, अगला चैप्टर जो अपना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ वगैरह से, उसमें डिटेल्ड आपको चाहिए होंगे हिंदी के नोट्स, तो मैं इंग्लिश के साथ साथ लेकर के आऊंगा। आज बस बेसिक एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है आपके ज्योग्राफी का, तो इस वजह से आपके लिए अलग से नोट्स मैंने यहाँ पे नहीं डाले हुए, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको अलग से चाहिए तो नेक्स्ट वाली पीपीटी में डाल के आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर के भी। डन। चलो, तो मुझे बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में कि सर थोड़ा सा हिंदी वाला भी दे दो, तो नेक्स्ट वीडियो से पहले, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अलग सा सेक्शन डाल के ले आऊंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, ठीक है। चलिए, तो बच्चे सेम चीजें हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम रेशनलाइज एनसीईआरटी है जो अपने को यहाँ पे रेफर करनी है, सेम बातें जो हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, कि भाई किसने यहाँ पे डिजाइन किया था, किस इंसान ने यहाँ पे, आप कह सकते हो ये पूरा टर्म डिजाइन किया, तो दैट इज इराटोस्थीनिस, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क ये है मेरे बच्चों यहाँ पे कि हमने एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ा है, बढ़िया सा ज्योग्राफी ऐसा डिसिप्लिन, ठीक है। इसका एनसीईआरटी का जो हिंदी वर्जन है माय डियर, ठीक है, ये रहा आपका हिंदी वर्जन, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सी बात, अरे यार कहाँ चल रहा है, चल जाओ भाई, चलिए। तो ये रहा अपना हिंदी वर्जन यार, ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, देखिए आपके लिए छोटा सा बहुत प्यारा सा आपको एक होमवर्क है। होमवर्क ये है मेरे बच्चों कि आपको जो हिंदी वाला सेक्शन है उसका ना क्या करना है, छोटा सा एक 100 वर्ड्स का समरी लिख के लाना है। कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, ठीक है, अपने कॉपीज के अंदर लिखना है। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर पहले तो मैं आपके साथ 2 काम करूंगा। नंबर 1, पहला हम लोग थोड़े से इस चैप्टर के हिंदी नोट्स को एक्सप्लेन कर, मतलब हिंदी नोट्स को आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है कि सर वो इंग्लिश वाले नोट्स हैं थोड़े, है ना, थोड़े हिंदी वाले नोट्स हमको चाहिए, तो पहले आपके साथ एक हिंदी वाले नोट्स डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो बेटा, जो अगला चैप्टर हम करेंगे इसके बाद वीडियो के अंदर, उसके अंदर साथ साथ अपन हिंदी इंग्लिश करके चलेंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने देखा है कई सारे बच्चों को डिमांड रहा है इस चैनल के ऊपर, तो ऐसे ही करके हम लोग बच्चों के साथ ही चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा फिलहाल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने, कुछ मैंने कराए हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट आपको करना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपने नोट करना है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है, एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, एक बार फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा इस पूरे टॉपिक को, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, तो बच्चे ये चैप्टर, ये पूरे पूरे चार्ट्स आपने लर्न नहीं करने होते, एक तरीके से जो हमने पढ़ा है अभी तक उसका समराइजेशन है कि हम लोग किस तरीके से जो है चीजों को रिलेट करते हैं। यहां से फिजिकल एनवायरनमेंट पूरा डिस्क्राइब किया गया कि आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली पढ़ते हो, और यहां पे बात की गई है क्या क्या टेक्निक्स लगाते हैं, और लास्ट में बात की गई है बेटा कि ह्यूमन रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। चल, डन। तो बस बालक, यही था आपका टॉपिक, दैट इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। और अगली बार आपके लिए कुछ और बहुत स्पेशल है भाई, तो अगली बार और कुछ लेकर के आऊंगा। अब पोल्स यहां पे हो नहीं सकता, कि लाइव क्लास होता डेफिनेट सी बात है हम लोग पोल्स कर लेते। तो बस इसी के साथ लास्ट करते हैं, खत्म करते हैं अपने इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। ओ भाई करंट लग गया बहुत गंदा, चलो तो थैंक्स अ लॉट गाइस, ठीक है। चलिए, तो फाइनली वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग। और याद है ना कि अगली बार का टास्क क्या है भाई, अगली बार पहले तो बच्चों के साथ क्लियर करेंगे थोड़े से इसके नोट्स, हिंदी वाले ऑब्वियसली, है ना, तो तैयार होकर आना, पढ़ के आना, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बार दोबारा से इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म आर्ट्स वाला पे। थैंक यू एवरीवन, मुझे दो इजाजत, बाय बाय।